महाराष्ट्र में चर्चित होते जा रहे भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण ने अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। इस मामले में अब केवल एक तथाकथित बाबा या कुछ पीड़ित महिलाओं तक ही मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक संगठित रैकेट होने की आशंका भी खुलकर सामने आने लगी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की पदाधिकारी तथा झांसी की रानी प्रतिष्ठान की अध्यक्ष एड रूपाली पाटिल ठोमरे ने शुक्रवार को बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अब तक सामने आए सबूतों और घटनाक्रम को देखते हुए इस कथित रैकेट के पीछे रूपाली चाकणकर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। रूपाली ठोमरे पाटिल ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास जो पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल सबूत अब पहुंच रहे हैं, वे बहुत देर से सामने आए हैं। उनका कहना था कि यदि ये सामग्री समय पर जांच एजेंसियों तक पहुंच जाती तो शायद कई महिलाओं को कथित शोषण, ब्लैकमेलिंग और सामाजिक अपमान से बचाया जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो कुछ सामने आया है उससे ये मामला बेहद गहरा और संगठित प्रतीत होता है। पुलिस आयुक्त से मुलाकात, जांच की स्थिति जानने की कोशिश। इस पूरे मामले की जांच की वर्तमान स्थिति जानने के लिए शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की महिला पदाधिकारी नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक से मिलने पहुंची। इस प्रतिनिधि मंडल में शिवसेना ठाकरे गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की नेता एड रूपाली पाटिल ठोमरे, प्रियदर्शिनी वुमेन्स फोरम बिटिया फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थीं। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की निष्पक्ष, तेज और व्यापक जांच की मांग की। हालांकि पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने स्पष्ट किया कि नासिक शहर में अशोक खरात के खिलाफ पहला अपराध दर्ज होने के बाद ये मामला विशेष जांच दल एसआईटी को सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि औपचारिक अपराध दर्ज होने से पहले ही इस मामले के गंभीर स्वरूप को देखते हुए एसआईटी गठित कर दी गई थी। आयुक्त ने कहा कि मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी अब एसआईटी प्रमुख तेजस्वी सातपुरे आईपीएस ही दे सकेंगी। इसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल एसआईटी प्रमुख से मिलने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अकादमी की ओर रवाना हुआ। एक नहीं, कई पेन ड्राइव, सबूत दबाए जाने की आशंका। पुलिस आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रूपाली ठोमरे पाटिल ने कहा कि इस प्रकरण में एक नहीं बल्कि कई पेन ड्राइव है, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं से जुड़े वीडियो और अन्य संवेदनशील सामग्री मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सबूत काफी समय से अलग अलग लोगों तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद समय पर पुलिस कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना था कि जो वीडियो आज वायरल हो रहे हैं उनमें से कई महिलाओं की शिकायतें पहले ही राज्य महिला आयोग तक पहुंच चुकी थीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पीड़ित महिलाएं पहले ही संबंधित संस्थाओं तक पहुंच रही थीं, तब उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ठोमरे पाटिल ने मांग की कि ये भी जांच का विषय बनाया जाए कि पुणे और अन्य शहरों में इस मामले से जुड़े लोगों तक शिकायतें पहुंचने के बावजूद इसे आखिर क्यों दबाया गया। समुपदेशन के नाम पर महिलाओं को बाबा के पास भेजने का आरोप। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला आरोप ये सामने आया कि जिन महिलाओं को मदद, कानूनी सलाह और संरक्षण मिलना चाहिए था, उन्हें कथित तौर पर समुपदेशन के नाम पर अंधविश्वास और भोंदू बाबा के चंगुल की ओर धकेला जा रहा था। रूपाली ठोमरे पाटिल ने दावा किया कि विभिन्न व्यक्तिगत, पारिवारिक या मानसिक समस्याओं से परेशान महिलाएं जब राज्य महिला आयोग के पास पहुंचती थीं, तब उन्हें कई बार ये कहा जाता था कि ग्रह नक्षत्र, योग या भविष्य देखकर समाधान खोजे, और इसके लिए उन्हें नासिक के एक तथाकथित बाबा के पास जाने की सलाह दी जाती थी। यदि ये आरोप सही साबित होता है तो ये केवल किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ये महिलाओं के विश्वास का दुरुपयोग, संस्थागत निर्वाही और संभवतः संगठित शोषण तंत्र का मामला बन सकता है। ठोमरे पाटिल का कहना था कि कई प्रकरणों को कानूनी या सामाजिक समाधान की दिशा में ले जाने के बजाय अलग दिशा में मोड़ दिया गया, जिससे कथित तौर पर कुछ महिलाएं इस जाल में फंसती चली गईं। मॉर्फ वीडियो प्रकरण में दबाव डालने का आरोप। रूपाली ठोमरे पाटिल ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिरडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाने वाले एक मॉर्फ वीडियो प्रकरण को लेकर उस समय की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर की ओर से कथित दबाव डाला गया था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के आरोपों ने मामले की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में ये जांच होना बेहद जरूरी है कि महिला आयोग तक पहुंची शिकायतों को किस स्तर पर और किन कारणों से दबाया गया, किसने हस्तक्षेप किया और क्यों समय रहते कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना था कि अब जो सबूत सामने आ रहे हैं उनसे कई पुराने सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। परिवार टूट गए, मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंचा। रूपाली ठोमरे पाटिल ने इस मामले के सामाजिक और पारिवारिक दुष्परिणामों पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये प्रकरण अब केवल कानूनी लड़ाई नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों के लिए ये गहरे सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन चुका है। उनके अनुसार इस मामले में शामिल या प्रभावित कुछ परिवारों के भीतर विवाद इतने बढ़ गए हैं कि बात अब डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई है।
ये दावा इस बात की ओर इशारा करता है कि कथित शोषण या संबंधों के जाल ने कुछ परिवारों की निजी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। यदि जांच में ये पहलू सामने आता है तो ये मामला महाराष्ट्र के हाल के सबसे संवेदनशील सामाजिक आपराधिक मामलों में गिना जा सकता है। तृप्ति देसाई तक भी पहुंचे थे वीडियो। थोमरे पाटिल ने यह भी कहा कि कुछ वर्ष पूर्व इस प्रकरण से जुड़े कथित वीडियो तृप्ति देसाई तक भी पहुंचे थे। उनके अनुसार यदि उस समय संबंधित पक्षों ने पुलिस या अन्य संस्थाओं तक बात पहुंचाई थी तो फिर सवाल उठता है कि उस समय उचित जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की कि संभव है कि उस समय इस पूरे मामले को दबाने के लिए आर्थिक लेनदेन हुआ हो। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद गंभीर भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में तोड़पानी यानी समझौते, दबाव और पैसों के जरिए मामला दबाने की कोशिशों की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि ये सभी आरोप फिलहाल राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर लगाए गए हैं, लेकिन इन आरोपों ने जांच एजेंसियों के सामने नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब एसआईटी जांच पर टिकी निगाहें। भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण अब केवल एक आपराधिक शिकायत या कुछ वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अब महिलाओं की सुरक्षा, संस्थाओं की जवाबदेही, राजनीतिक प्रभाव, डिजिटल ब्लैकमेलिंग, अंधविश्वास और संगठित शोषण जैसे कई गंभीर पहलू एक साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जनता, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक हलकों में अब एक ही सवाल उठ रहा है, क्या इस पूरे प्रकरण का सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा जिनकी शिकायतें वर्षों तक दबाई गई? और क्या इस कथित रैकेट के पीछे यदि कोई प्रभावशाली लोग हैं तो उनके खिलाफ भी समान रूप से कार्यवाही होगी? फिलहाल इतना तय है कि ये मामला अब महाराष्ट्र की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच, डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक पड़ताल और पीड़ितों के बयान इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेंगे। राज्य की नजरें अब इसी बात पर टिकी हैं कि सच कितना गहरा है और न्याय कितनी तेजी से सामने आता है।